दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। इस क्लास में आज के इस वीडियो में 20 से 23 दिसंबर 2025 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जो मूलतः बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित होंगे। और हमेशा की तरह तमाम जानकारी मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं, तो पूरे क्लास को आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। और मैं आपको पुनः दोहरा दूं इस बात को कि ये बिहार में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। एक कंप्लीट प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हैं। चलिए ये सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दरअसल पिछले क्लास में एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था। हम यहां पर सबसे पहले उस प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रश्न आपके समक्ष है। प्रश्न यहां पर यह था कि बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का जो पुरस्कार है, ये किस बैंक को अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। अच्छा, डिटेल में जानकारी हमने आपको दिया था। इसका राइट आंसर हमने आपको बताया था बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि विकल्प नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, विकल्प नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब यहां पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास के पहले प्रश्न से। चीजों को यहां पर जिस प्रकार से प्रश्न के रूप में आपके बीच हमने रखा है, नो डाउट ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर आप पहली बार यहां पर विजिट किए हैं तो पहले आपसे देखिए। चलिए आइए, यहां पर पहला प्रश्न है कि बिहार सरस मेला 2025 की मुख्य थीम क्या है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। बेसिकली सरस मेला जो प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है गांधी मैदान पटना में, बिहार की हम बात यहां पर एक्चुअली कर रहे हैं, तो ऐसे में इसके थीम यानी कि विषय की बात यहां पर प्रश्न में किया गया है। तो जब आप विकल्पों को देखेंगे तो इसमें ये वाला विकल्प राइट हो जाएगा, आत्मनिर्भर बिहार की झलक और हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। ये इसका 2025 का मेंशन कर लीजिएगा, 2025 का ये इसका निर्धारित थीम है। हालांकि प्रश्न में यहां पर पूछा गया है, तो इस बात को आपको हर हाल में ध्यान रखना पड़ेगा। विकल्प नंबर डी ये इसका थीम है। अब यहां पर इनसे संबंधित तथ्यों को हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिहार सरस मेला का जो आयोजन है ये किसके द्वारा किया जाता है, किस विभाग के द्वारा। तो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हर वर्ष यानी कि वार्षिक रूप में ये आयोजित होता है। और 2025 में 12 से लेकर 28 दिसंबर को, एक्चुअली 12 दिसंबर को शुरुआत हुई है, 28 दिसंबर को इसका समापन होगा, गांधी मैदान पटना में आयोजित हुआ है। अब थीम की बात करें तो थीम हमने आपको बतला दिया कि आत्मनिर्भर बिहार की झलक और हुनरमंद हाथों से सजता बिहार, ये इसका थीम है। उद्देश्य अगर हम देखें इस मेला का लगाने का क्या पर्पस है, तो ग्रामीण महिलाओं विशेषकर जीविका दीदियों को लेकर के, मतलब इनको सशक्त बनाना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना और उनके उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना, एक विशेष उद्देश्य आप बोल सकते हैं, जो मूल उद्देश्य में आप इसे रखेंगे। और यहां पर इस मेले में अगर हम फोकस की बात करें तो गुणवत्तापूर्ण हस्त निर्मित उत्पाद, पारंपरिक व्यंजन, लोक कला और ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करना एक विशेष फोकस के रूप में, मतलब यहां पर आप चीजों को देख सकते हैं। अब एक जानकारी, चूंकि बिहार में जीविका दीदियों की बात हो तो ऐसे में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि यहां से पहले भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि जीविका परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया था। और एक बात ये ध्यान रखिएगा, इसका तो राइट आंसर 2006 है, 2006-7 में ये खास करके शुरुआत हुआ था। लेकिन एक सवाल और इसी में आपसे पूछा जा सकता है, किसके सहयोग से, तो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से जीविका की शुरुआत हुई थी। आप इसे एक शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है बिहार सरकार का। ठीक है, चलिए आइए यहां पर अगले पॉइंट में। अब यहां पर जीविका परियोजना से संबंधित हमने वैसे प्रश्नों को आपके बीच रखा है जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। एग्जाम यहां पर जो येलो कलर में आप देख रहे हैं ये हमने लिखा है। तो इसके अतिरिक्त भी कई सारे प्रश्न हैं, लेकिन जो आपके बीच हमने अभी रखा है, आइए एक नजर हम इसे देखने का प्रयास करते हैं। पहला है कि बिहार में जीविका परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई, जीविका किस प्रकार की योजना है, वो चीजें यहां पर आप देख रहे हैं। और किस एग्जाम में पूछा गया, जीविका परियोजना का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है। और यहां पर
एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, ये संस्था का नाम है बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति। और अगला है कि बिहार सरकार द्वारा संचालित जीविका योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, और अगला जीविका योजना में किनके माध्यम से ग्रामीण महिलाएं जोड़ी जाती है। तो ये सारे प्रश्न आप देख रहे हैं घुमा फिरा के पूछा गया है, और ये सभी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट जब आप एग्जाम में एक प्रश्न के रूप में आपके समक्ष जब रहेगा, जब आप हल करेंगे तो बड़ा मजा आएगा, और आपका जो रैंक है एक प्रश्न को सही हल करने से हजारों की संख्या में ऊपर जाता है। ये आपके सिलेक्शन का निर्धारण करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पर चूंकि जीविका की बात हो रही है तो एक जानकारी और हम आपको दे दें कि 2025 में जो हम लोग 79वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किए हैं, यहां पर हमने देखे लिखा भी है। तो इस अवसर पर गांधी मैदान पटना में 13 विभागों की झांकी निकाली गई, और यहां पर एक विशेष बात यह है कि प्रत्येक झांकी किसी न किसी विभाग से संबंधित है, और उसका कोई ना कोई थीम है जिस पर वो झांकी प्रदर्शित की गई है या फिर निकाली गई है। तो इन 13 विभागों की झांकी की सूची आप यहां पर देख रहे हैं, लेकिन इनमें प्रथम 3 पर कौन रहा वो आप यहां पर देख पा रहे हैं। प्रथम स्थान पर शिक्षा विभाग की झांकी, द्वितीय स्थान पर गृह विभाग की झांकी, और तृतीय स्थान पर रही है कृषि विभाग की झांकी। लेकिन दोस्तों यहां पर जो जीविका की हम बात कर रहे हैं तो इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर पर ग्रामीण विकास विभाग की जो झांकी है, ये जीविका के महिला बैंक, आत्मनिर्भर सशक्त नारी समृद्ध बिहार की तैयारी, अब इस पर यह आधारित थे। अब जीविका महिला बैंक की घोषणा अभी हाल ही में कुछ समय पहले बिहार सरकार ने किया था। जीविका दीदियों के लिए आप बोल सकते हैं जीविका बैंक के गठन की बात अभी बिहार सरकार ने की है, हाल ही का करंट अफेयर्स है। इसी पर्पज से ये हमने यहां पर आपको बतलाने का प्रयास किया है। ये तमाम चीजें आपको हर हाल में ध्यान रहनी चाहिए। चलिए ये अगले प्रश्न पे देखिए, अगला प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। यहां पर आपके समक्ष है कि राजगीर कन्वेंशन सेंटर में 21 से लेकर 25 दिसंबर 2025 तक आयोजित नालंदा साहित्य महोत्सव 2025 का उद्घाटन कब और किसने किया, जिसमें साहित्य, विज्ञान, संस्कृति और कला का संगम प्रस्तुत किया गया। 21 से लेकर 25 तारीख तक ये नालंदा साहित्य महोत्सव का आयोजन यहां पर हुआ है। अब शुरुआत यानी कि इसके उद्घाटन की बात यहां पर किया गया, कब और किसने किया। तो इसका जो उद्घाटन है 21 दिसंबर 2025 को मौजूदा जो राज्यपाल हैं बिहार के आरिफ मोहम्मद खान, इनके द्वारा किया गया। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में राज्यपाल कौन है तो आरिफ मोहम्मद खान है, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। अब फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है इस खास करके कन्वेंशन मतलब यहाँ पर सम्मेलन को लेकर, वो यहाँ पर आपके बीच है। सम्मेलन बोले या महोत्सव बोले, वो आपके बीच यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो एक बात और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये इसका पहला संस्करण है, उद्घाटन संस्करण है, जो पहली बार यहाँ पे देखिए हमने लिखा भी है कि ये पहला संस्करण है नालंदा साहित्य महोत्सव का। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस साल पहला जो संस्करण है 21 से लेकर 25 दिसंबर 2025 तक राजगीर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। बिहार में राजगीर कोई जिला नहीं है, नालंदा जिला है। और यहाँ पर अगर आपसे जिला पूछा जाए किस जिले में आयोजित हुआ तो नालंदा जिला में। और उद्घाटन को लेकर यह जानकारी यहाँ पर कुछ विशेष बातें और भी लिखी गई है। तो फिलहाल इतनी बातें ध्यान रखें, और कुछ जानकारी यहाँ से अगर निकल कर और आएगी तो वो चीजें हम आगे आपको अवश्य बतलाएंगे। फिलहाल के लिए इतनी बातें इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। लेकिन एईडीओ का टेस्ट सीरीज अब तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, और ये कूपन कोड को अप्लाई करते हुए एक नॉमिनल सा चार्ज पर यहां पर तीनों पेपर का जो टेस्ट सीरीज है एईडीओ का आप प्राप्त कर पाएंगे, और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से परख पाएंगे। एग्जाम नजदीक है, आप समझ पाएंगे कि तैयारी का स्तर क्या है। तैयारी बेहतरीन तरीके से यहां पर आपकी हो जाती है, मतलब इसके माध्यम से, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर पाएंगे। अब यहां पर तीसरा प्रश्न है कि दिसंबर 2025 में लॉन्च की गई द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर है शिखर धवन है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा ये हिंट दे रहा है द वन या फिर द वन,
मतलब इस प्रकार का आप यहाँ पर हिंट ले सकते हैं थोड़ा सा। और द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, मतलब ये इन्हीं की आत्मकथा है और ये ऑफिशियली अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। शिखर धवन को आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, तस्वीर में आप यहाँ पर देख रहे हैं। इनकी जो पुस्तक है, एक बार मैं पुनः से नाम इसका ले लूं, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये पूर्व सलामी बल्लेबाज, ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन की आत्मकथा है, जिसे दिसंबर 2025 में अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। इस पुस्तक की विषय वस्तु की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में उनके व्यक्तिगत जीवन और भी कई सारी चीजें, संघर्ष और जो इंजरी उनको हुई थी, टीम इंडिया से बाहर होने का अनुभव, साथ साथ आईसीसी टूर्नामेंट, आईपीएल अनुभव आदि चीजों के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। एक प्रकार से आप बोल सकते हैं ये तमाम चीजें इस आत्मकथा या फिर इस पुस्तक की एक प्रकार से विषय वस्तु है, जिसके बारे में चीजों को इसमें लिखा गया है। दोस्तों यहां पर इतना इंपॉर्टेंट है, हर हाल में ध्यान रखिएगा। क्योंकि शिखर धवन की बात हो रही तो एक जानकारी हम आपको ये दे दें कि साल 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, खेल में उनके उत्कृष्ट कार्य को लेकर। अब एक सवाल यहां पर बनता है, मुझे याद आ रहा है, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। अर्जुन पुरस्कार जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है, दूसरा। अब सवाल यह है कि पहला कौन सा है। तो दोस्तों पहला जो मतलब भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान जो है वो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न सम्मान है, जिसे कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है, मतलब जाता था। तो ये तमाम बातों को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2021 में इन्हें यह पुरस्कार मिला था, ठीक है। ये इस तरह से चीजों को याद रखेंगे तो बेहतर होगी और आपको याद रखने में चेन बना के आसानी भी होगी। एक दूसरे से जब चीजें कनेक्टेड रहती है तो मजा आता है। अब यहां पर एक अतिरिक्त जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। आई हैव द स्ट्रीट्स और कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये एक आत्मकथा है। और ये किनकी आत्मकथा है? रविचंद्रन अश्विन की, जिन्होंने सिद्धार्थ मोंगा के साथ मिलकर ये अपनी आत्मकथा उन्होंने लिखा था। यहां पर देखिए वो तमाम चीजें जो मैंने अभी बोला वो लिखा भी गया है। ये 70वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है प्रीलिम्स में, और यहीं से चीजें मैंने यहां पर आपके बीच जिस प्रकार से रखा है मिलता जुलता है और इसको भूलना नहीं है। ये अभी हाल ही में पूछा गया है, आई हैव द स्ट्रीट्स ऑफ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, और ये हमने आपको पढ़ाया था। आइए हम दिखलाते हैं आपको कि कहां पर ये हमने कैसे पढ़ाया था। ये तस्वीर में आप यहां पर देख रहे हैं क्रिकेटर्स और उनके द्वारा लिखी गई या फिर उनकी आत्मकथा के बारे में पूरी कंप्लीट सूची है। और यही वाला तो है जो सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है, यही तो आपसे पूछा गया था और ये हमने डिटेल में आपको पढ़ाया था। ये तो सूची हमने बाद में आपको दिखलाया भी था, लेकिन ये क्लासेस में हमने आपको डिटेल में जानकारी आपको दिया था। जैसे कि अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा की, तो यहाँ पर आप ढूंढ लीजिए सचिन तेंदुलकर कहाँ पर है। इनके आत्मकथा के बारे में मतलब जो तस्वीर है यहाँ पर, मतलब जो कवर पेज है वो हमने रखा है, पहले ही नंबर पे है, प्लेइंग इट माई वे। तो इसको याद रखना पड़ेगा, ये जीके का भी एक प्रकार से प्रश्न है, कभी भी पूछा जा सकता है। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त एक नजर इस पर डालिएगा, क्रिकेट और खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न। यहां पर भी हमने इस बात को मेंशन करके आपको बतलाया था कि प्रश्न 70वीं बीपीएससी एग्जाम जो एग्जाम 13 दिसंबर को आयोजित हुआ था, यहां पर पूछा गया था। और दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 70वीं बीपीएससी एग्जाम में करंट अफेयर्स के 38 प्रश्न पूछे गए थे। उन 38 प्रश्नों में से केवल 3 प्रश्न ऐसे थे जो कि हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ नहीं था, और बिहार करंट अफेयर्स के 11 प्रश्न थे, उसमें से 10 प्रश्न हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ था। इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आज के इस क्लास का जो मतलब क्लास को जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो चीजें स्क्रीन पर आपको दिख रही है, ये पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लास्ट में मैं वो प्रूफ आपको जोड़ दूंगा, आप वहां पर देख पाएंगे। तो निःशुल्क रहेगा, इसको टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि डेली बेसिस पर अगर आपको ये इस तरह का पीडीएफ मटेरियल आदि चाहिए तो बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पर करंट अफेयर्स का एक विजेता बैच संचालित हो रहा है। आप वहां से मतलब जो अभी मतलब समझिए 2025 समाप्त होने वाली है, तो ऐसे में कई सारे पीडीएफ जो मंथली संग्रह है वो आपको मिलने वाला। थोड़ा सा सब्र कीजिए, जैसे दिसंबर एंड होता है वैसे ही वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हमने वादा भी किया था पिछले क्लास में आपसे कि थोड़ा सब्र कीजिए, वो पीडीएफ तैयार है, कुछ कंटेंट बाकी है, जैसे ही अपडेट होता है वो आपको मिल जाएगा, दिसंबर जैसे एंड होगा तब। चलिए आइए अगले प्रश्न पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है।
इसे वीवीआई प्रश्नों में रखिएगा कि भारत के गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर उर्सुला वॉन डेर लेन के साथ अन्य किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। दरअसल इसको लेकर चर्चाएं पहले भी हमने आपके बीच किया है, लेकिन अभी आमंत्रण को इन्होंने स्वीकार कर लिया है, तो ये पुनः से खबरों में है। इस बात को ध्यान रखिए, एक बार यहां पर पुनः से देख लीजिए। तो राइट जो आंसर यहां पर हो जाएगा वो होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि एंटोनियो कोस्टा इसका राइट आंसर है। चले आइए यहां पर इस प्रश्न के विश्लेषण पे। गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय संघ के दो शीर्ष नेताओं उर्सुला वॉन डेर लेन जो कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, एंटोनियो कोस्टा जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, इन दोनों को आमंत्रित किया गया है। और ये पहली बार होगा जब यूरोपीय संघ के शीर्ष दोनों नेता एक साथ भारत में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मुझे लगता है कि प्रश्न बनने की यहां से प्रबल संभावना है। अच्छा, 2026 में 77वां गणतंत्र दिवस हमारा देश सेलिब्रेट करेगा। 2026 में 77वां गणतंत्र दिवस होगा। गणतंत्र दिवस हर वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय संविधान जब 1950 में लागू हुआ था, इसी दिन की स्मृति में, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहां पर मुख्य अतिथियों को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो एक नजर इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। 2023 से 26 तक की सूची है। अब यहां पर 26 को लेकर तो आप जान ही चुके हैं, लेकिन 2025 पर जरा फोकस कीजिएगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि थे, मतलब अतिथि इस साल 2025 में रहे हैं 76वें गणतंत्र दिवस के। याद कीजिए आप उस बात को जब भारत का पहला गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित हुआ था, उसमें मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति थे, आज से 75 साल पहले। और उस समय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे, सुकर्नो। तो यहां पर इसी से आपको रिलेट करना, 2025 में भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही मुख्य अतिथि है। इन सारे बातों को इस प्रकार से ध्यान रखिए। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस फिल्म का नाम है होम बाउंड। विकल्प नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर आपको जानकारी दे दें कि 16 दिसंबर 2025 को ऑस्कर अकादमी ने 98 ये 98th संस्करण है इसका ऑस्कर पुरस्कार का, इसके लिए 12 श्रेणी की शॉर्टलिस्ट घोषित की गई है। मतलब फिल्मों की हम बात कर रहे हैं। निदेशक नीरज घाइवान की फिल्म होम बाउंड को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी में शॉर्टलिस्ट किया गया, जो एक प्रकार से आप बोल सकते हैं भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में ये मतलब फिल्म शामिल है या फिर भेजी गई है। इस फिल्म में अगर मुख्य अभिनेता की बात करें तो ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जानवी कपूर मुख्य भूमिका आदि में है। तो फिलहाल यहां पर इस फिल्म की चर्चा इसलिए है और जो बातें आपके बीच हमने रखा है क्योंकि भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में इसे देखा जा रहा है। ऑस्कर में 2026 में ये ऑस्कर पुरस्कार आयोजित होगा, वहां पर देखते हैं कि कौन कौन से पुरस्कार भारत को मिलता है। तो फिलहाल ये बातें यहां पर अधूरी है। जितनी जानकारी इस समय है बस इतना ध्यान रख लीजिए, एक प्रश्न के रूप में ये इंपॉर्टेंट है, इस फिल्म का नाम इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखने वाली बात है। और कवर पेज को, यानी कि जो इसका बैनर है, कवर पेज तो नहीं, बैनर जो है फिल्म की, वो आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब चलिए आइए अगले प्रश्न पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश का, यानी कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यहां पर एक शब्द छूटा है, को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से, अच्छा एक सेकंड, यहां पर मिस टाइपिंग नहीं है, ये प्रश्न ठीक है, मैं इसको दोबारा से पढ़ रहा हूं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले वैश्विक नेता बने हैं? तो फिलहाल अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के दौरे पर थे, तो राइट आंसर जब विकल्पों में देख के प्रश्न को रिलेट करेंगे तो राइट आंसर होगा इथोपिया, जो कि यहां पर प्रश्न एक्चुअली डिमांड कर रहा है कि किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले वैश्विक नेता बने हैं। तो ऐसे में राइट आंसर होगा इथोपिया। विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप यहां पर तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथोपिया दौरे पर थे, जहां दोनों देशों के मध्य 8 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर भी हुआ है। इसी दौरान इथोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से उन्हें सम्मानित किया गया। दरअसल भारत इथोपिया संबंधों के मजबूत करने की दिशा में जो उनका उत्कृष्ट कार्य है, उसको एक प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान देते, मतलब महत्वपूर्ण मान्यता देते हुए
से मतलब यहाँ पर इस वैश्विक पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है, जो उनका नेतृत्व इसमें रहा है, जो योगदान इनका इसमें रहा है नरेंद्र मोदी का। और इसके साथ ही वे वैसे पहले वैश्विक नेता बन गए जो इथोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मतलब या इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। इस बात को ध्यान रखें। अब नरेंद्र मोदी को मिले अंतरराष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कारों में अगर हम देखें तो विभिन्न देश और संस्था द्वारा, अच्छा संस्था को छोड़ दीजिए, अगर देशों की बात करें तो तकरीबन 2 दर्जन से अधिक देशों ने इन्हें सम्मान किया, मतलब सम्मान दिया है। ये चीज ध्यान रखिए। 2025 में जिन देशों ने नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया, इनमें इथोपिया, ओमान, साइप्रस, घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ब्राजील, नामीबिया, श्रीलंका, मॉरिशस, बारबाडोस। और एक सूची के माध्यम से ये चीजें हमने आपको पहले भी बतलाया था, पुनः से वो यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है और डेट भी हमने मेंशन किया है, तो कुछ को आप यहां पर देख रहे हैं। तो फाइनली बात यहां पर यह है कि 2025 में इन सारे, ये 2025 की सूची को आप यहां पर देख रहे हैं। तो पूछा जा सकता है इससे पहले ब्राजील, त्रिनिदाद और टोबैगो, घाना, साइप्रस, श्रीलंका, मॉरिशस और भी कई सारे देश हैं जो यहां पर आप देख रहे हैं, ब्राजील आदि ने इन्हें सम्मानित किया है। अब यहां पर अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला 7वां प्रश्न क्या है? देखिए, पोंडरू खादी जो कि एक पारंपरिक हाथ से बुना हुआ वस्त्र है, जिसे अभी हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि जीआई टैग दिया गया है। अब बताएं कि निम्न में से किस राज्य से यह संबंधित है पोंडरू खादी? अब विकल्प नंबर सी यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बेसिकली आंध्र प्रदेश से संबंधित है, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों यहां पर फिलहाल इतनी ही जानकारी है, आंध्र प्रदेश आप याद रखिए। लेकिन बिहार की अगर हम बात करेंगे, बिहार को जीआई टैग मिले उत्पादों की अगर हम बात करेंगे तो कंप्लीट सूची आप यहां पर देख रहे हैं। 2006 से लेकर 2025 तक जो भी उत्पादों को जीआई टैग मिला है, बेसिकली यहां पर अगर सबसे नवीनतम उत्पाद की हम बात करेंगे तो गया जिले के जो पत्थर कट्टी कला है, इसे 2025 में जीआई टैग मिला है। इससे पहले 2023 में मरीचा चावल को मिला था, 2022 में मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला था। अभी एक रिपोर्ट आई है जो कि खास करके खबरों में है, मखाना उत्पादन में जो नंबर 1 देश है वो है भारत। और भारत में भी अगर हम देखें तो सबसे अधिक 90% मखाना का जो उत्पादन है वो केवल बिहार में होता है। इस बात को ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, अभी खबरों का विषय है। अब यहां से चीजों को रिलेट करिएगा। जब मखाना इन सारे वजहों से खबरों में है, चर्चा में है, तो मखाना को जीआई टैग कब मिला? 2022 में मिला था। और एक बात और समझिएगा, शायद ये अगस्त महीने में मिला था, 20 अगस्त शायद, मुझे एग्जैक्ट ध्यान डेट नहीं आ रहा, लेकिन ये जरूर ध्यान रखेगा। और विशेष बात यहां पर एक आपको अंदर की ये बतला दें कि पहले इसे बिहार मखाना के नाम से मतलब ये टैग मिलना था, बिहार मखाना के नाम से, लेकिन बाद में हमें इसमें देखने को मिला कि संशोधन होता है और इसे नाम दिया गया मिथिला मखाना। ठीक है, क्लियर है, याद आप लोग रखेंगे। नवीनतम उत्पाद है ये पत्थर कट्टी मूर्ति कला। इसी में एक जानकारी और ऐड कर लीजिएगा कि जो अंबाजी संगमरमर है, इसे अभी हाल ही में जो गुजरात के बनासकांठा जिले से संबंधित है, इसे जीआई टैग मिला है। और दोस्तों जीआई टैग की बात हो रही तो कई जानकारी फटाफट यहां पर हम देख लेते हैं कि किसी भी वस्तु या फिर उत्पाद को जो जीआई टैग मिलता है वो 10 वर्ष की अवधि के लिए मिलता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि जो रजिस्ट्री का मुख्यालय है जीआई टैग का, वो चेन्नई तमिलनाडु में है। भारत सरकार का 2030 तक का लक्ष्य है कि भारत के 10,000 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग मिले, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि ब्राजील ने दिसंबर 2025 में ब्रिक्स 2026 जो कि 18वां शिखर सम्मेलन होगा ब्रिक्स का, इसकी अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो राइट आंसर होगा यहां पर विकल्प नंबर सी, यानी कि ये भारत को सौंपी गई है। चलिए आइए यहां पर इसके विश्लेषण पे। ब्राजील ने दिसंबर 2025 में औपचारिक रूप से ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है ये भारत को सौंपी, यानी कि 2026 में 18वां ब्रिक्स का जो नेतृत्व है भारत करेगा, भारत संभालेगा। और यह जो मतलब घोषणा हुई या फिर जो स्थानांतरण हुआ, ये 12 दिसंबर 2025 को चौथी ब्रिक्स शेरपा बैठक के समापन सत्र के दौरान ब्राजील की तरफ से किया गया। अब यहां पर ब्रिक्स का जो नेतृत्व 2026 के लिए भारत को सौंपा गया है। दोस्तों ऐसे में एक सवाल अब यहां पर बनता है कि
अब तक भारत कितनी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा 3 बार। इसमें आपको एक जानकारी और हम देंगे, फिलहाल पहले इसको देख लीजिए। जैसे कि चौथा जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था 2012 में भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। 8वां 2016 में भारत की मेजबानी में गोवा में। लेकिन जो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, ये एक प्रकार से आप बोल सकते हैं वर्चुअली आयोजित हुआ था। ये फिजिकल सम्मेलन नहीं था, ये वर्चुअली आयोजित हुआ था। ये तमाम बातों को ध्यान आप लोग रखेंगे। अब एक चीज और समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ब्रिक्स जो है ये प्रमुख जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, इसका एक प्रकार से समूह है, एक संगठन है। और इसकी स्थापना की बात करें तो वर्ष 2006 में हुई थी। अच्छा एक सेकंड, ब्रिक्स को हम लोग पहले ब्रिक कहते थे जब स्थापना हुई थी। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, एक सेकंड, कई स्रोत में आपको 2006 मिलेगा, कई स्रोत में 2009 मिलेगा आपको ब्रिक्स की स्थापना को लेकर। तो मैंने तो 2009 को ही सही माना है। आप लोग एक बार देखिएगा, प्रयास कीजिएगा इसको बतलाने का। मुझे कई स्रोत में 2006 और कई में 2009 आपको दिखेगा इसकी स्थापना को लेकर। चलिए यहाँ पर इसके अतिरिक्त ये तो आपको बताना है, फिलहाल मेरे अनुसार 2009 है, आप लोग बताइएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब स्थापना हुई थी उसमें ब्रिक कहा जाता था ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। लेकिन 2010 में जब इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया तो एस अल्फाबेट इसमें जुड़ गया, तो ये ब्रिक्स हो गया ब्रिक्स। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में 2024 में जनवरी में इसमें कई देश शामिल हुए, जैसे कि अच्छा यहां पर आगे वो चीजें हमने लिखा है, जैसे कि यहाँ 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें जुड़ा, वो तो हमने मेंशन किया है। लेकिन 2024 में इसमें कई देश शामिल हुए, मिस्र, ईरान, इथोपिया और इसके अतिरिक्त यूएई भी शामिल हुआ। मिस्र, ईरान, इथोपिया और यूएई, तो 5 और 4 9 हो गया। और जनवरी 2025 में अब इंडोनेशिया इसमें शामिल हो गया है। तो अब इसमें ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या कुल मिला के आप देखेंगे तो 10 है। और उसी प्रकार से पार्टनर देश जो ब्रिक्स का है, जो साझेदार देश है, उसकी भी संख्या 10 है। और इसमें आपको वियतनाम सबसे नवीनतम देश दिखेगा पार्टनर कंट्री में। एक सेकंड, आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रिक्स के सदस्य देशों में एक पॉइंट को लेकर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। ब्रिक्स के बारे में कहा जाता है कई जगहों पे कि सऊदी अरब भी इसका मेंबर है, जबकि सऊदी अरब और अर्जेंटीना ने मेंबरशिप प्राप्त करने को लेकर इनकार कर दिया था, तो वो दोनों मेंबर नहीं है। वर्तमान में 10 ही देश इसके सदस्य हैं, जिनमें कि इंडोनेशिया सबसे नवीनतम है। इन तमाम बातों को ध्यान रखें। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान रशिया में 2024 में आयोजित हुआ। 17वां ब्राजील में हुआ, ब्राजील ने अब भारत को इसकी कमान सौंप दी है। 18वां 2026 में भारत में होना है। ये तमाम बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए ये अगले प्रश्न पे, जो कि अति महत्वपूर्ण है, किनकी कप्तानी में झारखंड पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 18वां संस्करण का जो खिताब है अपने नाम किया है? किनकी कप्तान, एक सेकंड रुकिएगा, यहां पर प्रश्न में थोड़ी सी विकल्पों में मिस टाइपिंग है, मतलब यहां पर विकल्प थोड़ा गलत दिया गया। किनकी कप्तानी में झारखंड ने, तो यहां पर देखेंगे कि कोई भी आंसर इसका राइट नहीं है। इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ईशान किशन। आप लोग विकल्पों में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, मैं पीडीएफ में इसको सुधार के दे दूंगा। तो ईशान किशन की कप्तानी में झारखंड पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का चैंपियन बना है। फाइनल मुकाबले में हरियाणा को शिकस्त दिया है 69 यानी कि 69 रनों से। और जीत के हीरो कप्तान ईशान किशन ही रहे, जो मूलतः पटना के बिहार के रहने वाले हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने 49 गेंद में 101 रनों की विस्फोटक पारी खेली। और यहां पर आपको ध्यान रखना है, एक प्रश्न और अराइज हो जाता है कि फाइनल मुकाबले में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ये शतक बनाने वाले पहले कप्तान भी बन गए हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें तो भारत का T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसका जो आयोजन है ये बीसीसीआई करता है। शुरुआत इसकी 2006-07 के सत्र से हुई थी। अब यहां पर आपको ये बता दें कि तमिलनाडु इस ट्रॉफी का सबसे सफल टीम है, जो कि 3 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। अब इसके अतिरिक्त इन 18 संस्करण में से आप देखेंगे कि गुजरात, बड़ौदा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मुंबई, ये सभी टीमें 2-2 बार, और इसमें एक बार, जैसे बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, झारखंड, ये सभी टीमें एक बार इस खिताब को अपने नाम किया है। तो फिलहाल इन सारे वजहों से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खबरों में है। एक सिंपल सा सवाल भी यहां से पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो संबंध है वो किस खेल से है।
तो आंख मूंद के आंसर करना है, क्रिकेट से है। झारखंड पहली बार इस किताब को अपने नाम किया है हरियाणा को हराकर। अगला प्रश्न है कि हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाने वाला गोवा मुक्ति दिवस किस शासन से मुक्ति के लिए है या फिर किससे मुक्ति का प्रतीक है? तो पुर्तगालियों से। दरअसल पुर्तगालियों का शासन आजादी के बाद तक यहां पर रहा था, 1961 तक। आप यहां पर देख सकते हैं 19 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष ये गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 64वां स्थापना दिवस एक प्रकार से, 64वां मुक्ति दिवस एक प्रकार से आप बोल सकते हैं मनाया गया है। इसी दिन पुर्तगालियों का शासन यहां पर समाप्त हुआ था। और समाप्त कैसे हुआ था? दरअसल 18 दिसंबर 1961 को भारत ने ऑपरेशन विजय के तहत गोवा मुक्ति के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था, जिसमें भारतीय सेना के तीनों अंग, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों इसमें शामिल थे। और ये परिणाम रहा कि ऑपरेशन विजय को सफलता मिली और 19 दिसंबर 1961 को गोवा पूरी तरह से भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया, मतलब इसमें शामिल हो गया। गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल पशुपति अशोक गजपति राजू और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, इन बातों को ध्यान रखिए। और भारत वाले मैप पर गोवा की जो भौगोलिक स्थिति है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए ये अगले प्रश्न पे। अगला है कि निम्न में से किन्हें हाल ही में भारत के 13वें मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा राजकुमार गोयल को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में। और क्रम के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो राजकुमार गोयल जो है ये भारत का 13वां मुख्य सूचना आयुक्त है। जो कि मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत कार्य करता है और सूचना आयोग के प्रमुख होते हैं वे। और एक बात यहां पर यह ध्यान रखना है कि इसका मुख्य उद्देश्य जनता को सरकारी सूचना तक पहुंच और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना, मतलब ये उनका मूल कार्य होता है। तो इन बातों को ध्यान रखिए। इस पद पर जो भी नियुक्ति हुई है वो राजकुमार गोयल की हुई है। और दोस्तों एक और प्रश्न है, इसे देख लीजिए कि निम्न में से कौन हाल ही में दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिसकी नेट वर्थ 600 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है या फिर इसको पार कर लिया है? आप तस्वीर में देख सकते हैं। इनका नाम क्या है बतलाने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते हैं, एलन मस्क इसका राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब यहां पर आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आज के सेशन का ये प्रश्न है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों अगर अभी तक आप लोग बीपीएससी एडीओ का टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर पाए तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ ये 72वीं बीपीएससी के लिए कोर्स है, आप इसके माध्यम से प्रीलिम्स की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स का जो पूरा पैकेज है उसको लेने के लिए आपको एप्लीकेशन पे एक विजेता बैच दिखेगा। करंट अफेयर्स का विजेता बैच है, संपूर्ण तैयारी वहां से आपकी हो जाएगी। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।